इन चोरों ने पैसे लूटने के इरादे से इस औरत को मार के अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये औरत एक एक्स ब्लैक सोल्जर की वाइफ है जो बस सिंपल सी जिंदगी बिताने के लिए अपने जानलेवा काम को छोड़ चुका था। अब असल में ये सब कुछ कोलंबस सिटी से शुरू होता है, जहाँ न्यूज चैनल पर शहर में बढ़ते क्राइम्स के बारे में बताया जा रहा था, जहाँ तमाम गैंग से जुड़े हुए खतरनाक अपराध चरम सीमा पर थे। और उसके बाद भी दिन प्रतिदिन उनमें बढ़ोतरी हो रही थी। उनमें से काफी घटनाएं कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि किस तरह अपराधी निडरता से अपराध कर रहे थे। और उसकी वजह से पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उन लोगों ने एक युवक को जान से भी मार दिया था। और इसी तरह के अपराध ओहायो सिटी में बढ़ते जा रहे थे। इनमें गोलियां चलाने के सबसे ज्यादा केसेस थे, जिस पर गवर्नर जॉन अपने साथी से कहता है कि ये शूटिंग्स यूं ही नहीं हो रही हैं, पक्का इसके पीछे कोई खास वजह है जिसमें चुनिंदा अपराधियों को ही टारगेट किया जा रहा है। अब असल में जॉन सब चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आज ही पुलिस को एक ट्रक के पीछे 2 अपराधियों और एक पुलिस ऑफिसर की लाश भी मिली थी, लेकिन इसके बाद भी गवर्नर के हिसाब से तो शहर में अपराध कम हो गए थे, जबकि असल में रिपोर्ट्स के हिसाब से शूटिंग रिलेटेड केस 24% बढ़ गए थे। और इस साल 300 शूटिंग केसेस आए थे, जिनमें से 50 लोगों की मौत भी हो गई थी। खैर आगे जॉन सब कुछ नजरअंदाज करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया, जहां वो सबको झूठे दिलासे दे रहा था। अब वहां पर कुछ लोग भी पाइपलाइन संबंधित समस्याओं की वजह से जॉन के खिलाफ धरना भी दे रहे थे, क्योंकि वो पाइपलाइंस असल में तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए थी, लेकिन इससे निकलने वाले केमिकल्स पानी की पाइपलाइंस में जाकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। तब जॉन कहता है कि साफ पानी हर इंसान का हक है, इसलिए उसके ऑफिस में उसने खुद का एक बोर्ड बिठाया है जो पाइपलाइन की जांच करके एक रिपोर्ट बना सके कि पाइपलाइन सुरक्षित है या नहीं। खैर वहीं स्टैनली नाम का एक आदमी का हवाई जहाज कोलंबस के एयरपोर्ट पे लैंड करता है, जहां उसको लेने के लिए उसकी वाइफ विवियन भी आई हुई थी, जो विवियन को देखकर बहुत खुश होता है। तब वो उससे बात करते हुए पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगा, जहां रास्ते में स्टैनली उससे उसके गवर्नर के बोर्ड इंचार्ज के काम के बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन अभी विवियन उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो खुद जानना चाहती थी कि स्टैनली का कैलिफोर्निया में फैक्ट्री मैनेजर का इंटरव्यू कैसा गया। अब वहां पे सब एकदम बढ़िया हुआ था, जो जानकर विवियन को काफी अच्छा लगता है। खैर अभी अपनी कार के पास जाने पे स्टैनली नोटिस करता है कि उनकी कार का टायर पंक्चर कर दिया है। ये देखकर स्टैनली टायर को सही करने में लग गया था, पर तभी वहां एक आदमी आकर विवियन से $3 की डिमांड करता है, क्योंकि उसके हिसाब से उस आदमी का बेटा एयरपोर्ट के पास उसका वेट कर रहा था और उनके पास टिकट लेने के लिए $3 की कमी थी। तब विवियन तो उसको पैसे देने वाली थी, लेकिन स्टैनली को वो आदमी सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे वहां से जाने को कहता है। पर तभी पीछे से एक आदमी ने स्टैनली के सर पे मारकर उसे नीचे गिरा दिया और वहीं मौजूद एक और आदमी ने विवियन को स्टैब कर दिया था, जिसके बाद वो तीनों वहां से स्टैनली और विवियन को छोड़ के उनकी कार लेकर भाग गए। तब जल्दी से स्टैनली विवियन के पास जाता है, लेकिन तब तक विवियन की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से स्टैनली पूरी तरह से टूट गया। और इसके बाद वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव गिब्सन को सारी जानकारी देता है, लेकिन इमोशनली परेशान होने की वजह से अभी वो सही से कुछ भी नहीं बता पा रहा था। लेकिन इसके बावजूद उसको उस आदमी की शक्ल अच्छे से याद थी जो विवियन से पैसे मांग रहा था। उतने में ही वहां गिब्सन का पार्टनर वोल्टर भी आ गया और फिर एक स्केच आर्टिस्ट से उस आदमी का स्केच बनवाकर स्टैनली वहां से विवियन के फ्यूनरल में आ जाता है। वहां विवियन की बेटी एबी और जिम्मी स्टैनली के पास आकर जोर से रोने लगते हैं। इसके बाद स्टैनली वहां से जाने लग गया था, जिस दौरान चर्च के फादर उसको एक बाइबल देने की कोशिश करता है, जिसको लेने से पहले तो स्टैनली ने मना कर दिया था, लेकिन फादर उसे जबरदस्ती वो बाइबल दे देता है। वहीं जॉन से मीडिया वाले विवियन के मर्डर को लेकर बात कर रहे थे, जिस पर जॉन वापस से बेकार के दिखावे करता है, जैसे उसे सच में विवियन की मौत का अफसोस हो रहा हो। लेकिन सच्चाई इससे पूरी अलग थी। इसी चीज को न्यूज में देखकर स्टैनली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और जैसा कि उसका भगवान से भरोसा पूरी तरह से उठ चुका था, इसलिए वो फादर की दी गई बाइबल को भी फेंक देता है, जिसके जमीन पर गिरते ही उसका एक वर्ड्स ओपन होता है कि अंदर मौजूद गुस्से को अंदर रखने से कुछ भी नहीं होगा, उसको बाहर निकालकर सही जगह इस्तेमाल करने से ही अपना और समाज का भला करा जा सकता है। ये पढ़ने के बाद स्टैनली कुछ सोच ही रहा था कि तभी एबी उसे कॉल करके उसके हाल चाल के बारे में पूछती है। पर जैसा कि अभी स्टैनली किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सोने का बहाना बनाकर कॉल कट कर देता है। खैर अब इसके बाद स्टैनली को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जहां गिब्सन और वोल्टर ने स्टैनली के बयान के हिसाब से कुछ लोगों को पकड़ा था और स्टैनली को उनमें से असली कातिल को पहचानना था। उनमें से दूसरे नंबर वाला बंदा कातिल होता है, जिसका नाम चार्ली था, जिसको स्टैनली ने पहचान लिया था।
मगर वोल्टर और गिब्सन स्टैनली के स्टेटमेंट के हिसाब से बार बार चार्ली को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्टैनली अपनी बात पे अड़ा रहता है, जो देखकर वो दोनों उससे बाहर जाकर वेट करने को कहते हैं और चार्ली को पेपर वर्क करवाने के लिए अंदर ले गए। लेकिन पेपर वर्क करवाने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि असल में चार्ली लेमी के नाम के बंदे के ग्रुप का हिस्सा होता है, जिससे उनके डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स या तो डरा करते थे या फिर उन्हें लेमी के ने पैसे खिलाए हुए थे। खैर अभी स्टैनली ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो गिब्सन और वोल्टर से बहसबाजी करने लगता है, लेकिन काफी देर बहस करने के बाद भी गिब्सन और वोल्टर उसे सही से जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी स्टैनली को वहां से जाना पड़ा। तब वो एबी से रेस्टोरेंट में जाकर मिलता है, जहां एबी उसे जानने की कोशिश कर रही थी कि वो इतने समय से उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तब स्टैनली उसे पुलिस वालों की सब हरकत के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनकर एबी को भी काफी गुस्सा आ गया और जैसा कि वो जानती थी कि अभी स्टैनली का मूड काफी ज्यादा खराब होगा, इसलिए वो उसको उसके घर में आके रहने को कहती है। लेकिन स्टैनली उसको ये कहकर मना कर देता है कि वो कुछ दिनों तक अकेला रहना चाहता है। इसके बाद वो अपने घर में वापस जाकर परेशान होने लगा, लेकिन इसके बाद कुछ सोचते हुए वो वापस से शहर में गेड़ियां मारने निकल गया, जहाँ से रास्ते में उसे चार्ली भी दिखाई दिया, जो काफी खुश था। ये देखकर फिलहाल स्टैनली ने गुस्से में अपने घर में आके घर की एक दीवार तोड़ी और उसके पीछे से एक छुपा हुआ बॉक्स निकाला, जिसमें बंदूक और चाकू के साथ साथ और भी काफी हथियार थे। दरअसल स्टैनली पहले एक ब्लैक ऑप्स सोल्जर हुआ करता था और जैसा कि स्टैनली को ये समझ आ गया था कि पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाली है, इसलिए वो खुद उन लोगों से बदला लेगा, जिसके लिए वो सबसे पहले अपने पुराने दोस्त डेनिस को फोन करके सब बताता है, जो अब एक सैलून चला रहा था। स्टैनली ने उससे विवियन की मौत में शामिल होने वाले हर इंसान की जानकारी मांगी थी, जिसके बारे में बोलकर स्टैनली सीधा उसके सैलून में चला जाता है, जहां शुरू में तो डेनिस उसके सिगरेट पीते हुए मजे में उस पर हमला करने वाला था, लेकिन स्टैनली उसे रोक लेता है और डेनिस उसकी दाढ़ी बनाने के बाद उसे उन लोगों की फाइल्स दे देता है, जिसके बारे में अब तक उसने सब पता लगा लिया था। मगर उसे स्टैनली के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि विवियन के कहने पे उसने ये काम छोड़ा था और अब विवियन ही उसको इस दलदल में वापस घसीट लाई थी। खैर स्टैनली उसकी बातों पे ध्यान न देके वहां से अपने पहले टारगेट नेथन नाम के ड्रग डीलर के पास एक बार में जाता है, जहां शुरू में तो स्टैनली उसको ध्यान से देख रहा था, लेकिन नेथन को भी उस पर शक हो गया, जिसकी वजह से वो स्टैनली की तरफ एक पूल बॉल फेंकता है, जिससे स्टैनली ने उसकी तरफ देख लिया था और स्टैनली की शक्ल देखते ही नेथन वहां से भागना चालू कर देता है। मगर अभी जैसे तैसे स्टैनली उसको थोड़ा सा आगे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि उन्होंने विवियन को क्यों मारा था। इसका मतलब विवियन का खून कोई मौके पे हुई वारदात नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। इस पर नेथन बस इतना कहते हुए जोर से हंसने लगता है कि स्टैनली बिल्कुल सही सोच रहा है, उन्होंने चोरी के इरादे से नहीं बल्कि किसी और इरादे से ही विवियन को जान से मारा था। यही बताते हुए नेथन स्टैनली को शूट करने के लिए गन उठा रहा था, लेकिन तभी वहाँ डेनिस आके उसे शूट कर देता है और डेनिस अब खुद भी स्टैनली का साथ देना चाहता था। इसके बाद वो दोनों नेथन की बॉडी को एक डस्टबिन में डाल के डस्टबिन को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिस दौरान पास में छुपा हुआ लेमी का एक आदमी उन दोनों की फोटो खींच लेता है और वहां से भागकर सीधा लेमी के पास जाके उसे वही फोटो दिखाते हुए सब बता देता है। अब स्टैनली और डेनिस का तो ठीक था, मगर लेमी के को अपने आदमी पे भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके सामने किसी ने नेथन को मार दिया था। उसके बाद भी उसने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी सजा के तौर पे वो उस आदमी की उंगली कटवा देता है और अपने दूसरे आदमी से स्टैनली और डेनिस को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ स्टैनली अपनी बेटी एबी के साथ बाहर आया हुआ था, जहां वो आज पहले से ही खुश लग रहा था, क्योंकि उसने विवियन के कातिलों में से एक को मार दिया था। तभी उसे डेनिस मैसेज करके अपने पास बुलाता है, जो देखकर स्टैनली डेनिस के सैलून के बेसमेंट में चला गया था, जहां डेनिस ने एक पूरे का पूरा मिलिट्री बेस बनाया हुआ था, जिसमें एक से एक हथियार रखे हुए थे, जिन्हें देखकर स्टैनली उससे काफी इंप्रेस होता है। और अब उनका अगला शिकार चार्ली और तीसरा आदमी लार्स होने वाला था। तब लार्स के बारे में पता करते हुए उन्हें एक टैटू शॉप के बारे में पता चलता है, जिसमें लार्स काम किया करता था। इसीलिए स्टैनली उस टैटू शॉप पे कॉल करता है, लेकिन अभी लार्स के वहां ना होने की वजह से उस कॉल को लार्स का एक साथी उठाता है। ये देखकर स्टैनली शॉप पे जाने का डिसाइड करता है और दूसरी ओर लेमिके के आदमी डिटेक्टिव गिब्सन और वोल्टर को घेर के उन्हें सीधा लेमिके के सामने ले जाते हैं, जहां लेमिके उन पे काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उन्होंने उसके रिकॉर्ड को साफ रखने और उसके साथियों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया था।
इस पर वो दोनों कहने लगते हैं कि उन्होंने सब कुछ तो किया था, चार्ली को बाहर निकाल दिया, उसके सारे रिकॉर्ड साफ किए और स्टैनली की मदद करने से मना कर दिया। लेकिन असल में अभी लैमी को दिक्कत अपने साथी के मरने की नहीं थी, वो चाहता था कि आगे उसकी प्रोटेक्शन का और ख्याल रखा जाए, जिसके लिए वो उन दोनों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें शहर के गवर्नर का जॉन का बेटा एक क्राइम में इन्वॉल्व था और ये धमकी सीधा सीधा जॉन के लिए थी कि अगर उसने लेमिके की प्रोटेक्शन और ज्यादा नहीं बढ़ाई या उसका और सही से ध्यान नहीं रखा तो वो इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देगा, जिससे जॉन के बेटे के साथ साथ जॉन की भी बदनामी होगी और मजबूरन उसे अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सुनकर गिब्सन और वोल्टर डर गए, लेकिन अब लेमिके उन्हें जल्दी से जल्द स्टैनली और डेनिस को ढूंढने को कहता है। साथ ही उसने अभी की सारी बातें जॉन तक पहुंचाने को भी कहा था। दूसरी तरफ जॉन पाइपलाइन घोटाले को दबाने के बारे में प्लान बना रहा था, क्योंकि उसे खुद को भी पता है कि उसकी इस हरकत की वजह से सच में लोगों को बहुत तकलीफ होगी और उन्हें गंदा पानी सप्लाई होगा। लेकिन अपने फायदे के लिए वो किसी के बारे में भी नहीं सोच रहा था, इसीलिए वो एक फेक रिपोर्ट बनवाने का फैसला करता है जिससे कोई भी उस पर उंगली न उठा पाए। तभी उसको गिब्सन कॉल करके उससे मिलने के लिए कहता है, जिस पर जॉन ने भी उसे अपने पास बुला लिया था, जहां जॉन उससे जल्दी मिलने का कारण पूछने लगा क्योंकि उसके पास आज बहुत ज्यादा काम था। तब गिब्सन भी उसको सब बता देता है, जिसके बारे में जानने के बाद जॉन का तो दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अभी वो गिब्सन से उसके हिसाब से सब संभालने को कहता है। वहीं स्टैनली टैटू पार्लर पे आ गया था, जहां वो ओनर से टैटू बनवाने के बहाने बात करने लगा। वो उससे लार्स के बारे में पूछ रहा था, जिस पर टैटू ओनर पूछने लगा कि वो लार्स को कैसे जानता है। तब स्टैनली ने कहा कि उसकी बेटी लार्स को जानती थी। लार्स ने उसके दोस्त के चेहरे पर एक फ्लाई टैटू बनाया था जिसका नाम चार्ली था, इसीलिए वो लार्स और चार्ली के बारे में पूछ रहा था। टैटू ओनर ने लार्स को मैसेज करके बता दिया कि कोई उसके बारे में पूछ रहा है, जिस पर लार्स उसे रिप्लाई करके कहता है कि वो उसे कहीं मत जाने देना, वो थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ डेनिस अपनी बार्बर शॉप में आया, जहां पर पहले से ही चार्ली मौजूद था। उसे पता चल चुका था कि स्टैनली और डेनिस उसे ढूंढ रहे थे। चार्ली के साथ दो और बंदे भी थे। तब चार्ली गन पॉइंट पर उससे स्टैनली के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताता। तब चार्ली उसे धमकी देने लगा, लेकिन डेनिस ने चार्ली और बाकी दो को पीटना शुरू कर दिया, जिनमें से दो को तो डेनिस ने खत्म कर दिया था, लेकिन चार्ली वहां से भाग निकला। तब डेनिस उसके पीछे नहीं गया क्योंकि उसके पैर में लड़ाई के दौरान चोट लग गई थी। दूसरी तरफ टैटू ओनर स्टैनली के बैग पर एक टैटू बना रहा था। तभी लार्स वहां आया। तब बाकी टैटू का काम ओनर लार्स के हाथों छोड़ गया। यहाँ लार्स उसके बैग पर टैटू बना रहा था और वो उससे पूछता है कि वो ओनर से उसके बारे में क्यों पूछ रहा था, जिस पर स्टैनली उसे वही बातें कहने लगा कि उसकी बेटी कह रही थी कि लार्स अच्छा आर्टिस्ट है। अब यहाँ लार्स को उस पर शक हुआ। टैटू बनाने के बाद वो उसे गन पॉइंट पर उठने को कहता है। यहाँ जो टैटू स्टैनली ने बनाया था उसमें लिखा था आई एम रेड। खैर लार्स स्टैनली को देखते ही पहचान गया था, लेकिन तभी स्टैनली ने उस पर वार कर दिया, जिसमें थोड़ी देर लड़ने के बाद स्टैनली ने उसे एक कटर से मार दिया और उसका फोन उसने अपने पास रख लिया। वहीं शॉप में एक पैसों से भरा बैग भी था, जिसके अंदर थोड़ा माल यानी कि ड्रग्स था, जिसे स्टैनली ने अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद स्टैनली और डेनिस मिले, जहां डेनिस ने उसे पूरी बात बताई कि चार्ली उसके यहाँ आया था और वह स्टैनली की ही तलाश में था। इसके बाद दोनों ने कार क्रशिंग मशीन से कार के साथ उन बॉडीज को क्रश कर दिया जिसे उन्होंने मारा था, और फिर स्टैनली ने डेनिस को पैसों से भरा बैग दिखाया जो चार्ली और लार्स का था। वो उन पैसों को ढूंढने उनके सामने जरूर आएंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर आ गए, जहां स्टैनली अपनी वाइफ और फैमिली के फोटो देख रहा था। वो काफी ज्यादा दुखी था। उसे विवियन की वो सारी यादें आ रही थी जो उसने उसके साथ बिताई थी। अब अगले दिन वो चर्च में प्रेयर करने के लिए भी गया। दूसरी तरफ एबी और माइक स्टैनली के घर से कुछ सामान लेने आए थे जो एबी की मोम का था। अंदर टेबल पर एबी को कुछ फोटोज मिली जो कि उसकी माँ के कातिल के थे, और वहाँ साथ में एक गन भी थी, जिसे देखकर एबी को समझ नहीं आया, लेकिन उसे इतना पता था कि जो भी यहाँ चल रहा है वो ठीक नहीं है। खैर इसके बाद वो और माइक वहां से जाने लगे, लेकिन चार्ली और उसके साथियों ने उनकी बहन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कार पेड़ से जा टकराई। इसी बीच वहां पर स्टैनली आ गया, जबकि कार के पेड़ से टकराने पर एबी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, जबकि चार्ली के साथियों ने माइक पर गोली चला दी थी, जिसमें से एक माइक को भी लग गई थी, जिससे वो घायल हो गया था। साथ ही उस वक्त एबी अपने डैड से नाराज थी, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। ये सुनकर वो थोड़ा शर्मिंदा था। वो जल्दी से डेनिस को कॉल करके जिम्मी और बाकियों के लिए एक सेफ होटल बुक करने को कहता है। दूसरी तरफ गिब्सन जॉन को कॉल करके बताता है कि जो आदमी लेमिके के आदमियों को टारगेट कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि एक ब्लैक ऑप्स है।
उसने उसके दोस्त के साथ टीम अप की थी और वो दोनों ही काफी खतरनाक हैं। जो सुनकर जॉन ने उसे कहा कि वो ये सब निपटा ले। अगर वो इस मैटर को निपटा नहीं पाया तो वो कभी भी कैप्टन नहीं बन पाएगा। और इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ चार्ली परेशान था क्योंकि उसका माल गायब था। उसने अपने बॉस को कॉल किया और उसे बताया कि उनके सप्लाईज और पैसा गायब है। जो सुनकर लेमी के आग बबूला हो गया और उसने चार्ली से कहा कि वो उसे ढूंढे और अगर वो उसे ढूंढ पाता तो वो उसे ढूंढकर मार देगा। इसी बीच चार्ली के पास एक मैसेज आया जो कि स्टैनली ने किया था। स्टैनली ने चार्ली को कहा कि अगर उसे उसके सप्लाईज चाहिए तो वो अकेले आकर उससे मिल ले। तब चार्ली इस बात से राजी हो गया था और स्टैनली उसे एक कोरियन क्लब में बुलाता है। जिसके बाद चार्ली वहां पहुंचा तब चार्ली ने अपने आदमियों को क्लब के बाहर खड़ा कर दिया था ताकि कुछ गड़बड़ होने पर वो अंदर आ जाए। जैसे ही चार्ली अंदर आया डेनिस ने उसे देख लिया था और फिर डेनिस ने चार्ली को मैसेज करके प्राइवेट रूम में जाने को कहा। प्राइवेट रूम में ऑलरेडी एक कोरियन गैंगस्टर बैठा था। वो चार्ली को देखकर उसे अपना दुश्मन समझ रहा था। खैर इसी बीच स्टैनली वहां आया जिसे देखकर कोरियन गैंगस्टर अलर्ट हो गया। वहां उसके आदमी ने स्टैनली पर अटैक कर दिया लेकिन स्टैनली ने उस आदमी को और कोरियन गैंगस्टर को खत्म कर दिया था। जिसके बाद स्टैनली ने चार्ली को पकड़ा। तब चार्ली उसके सामने हाथ जोड़ने लगा कि उसे ना मारे। तब स्टैनली उससे पूछता है कि उसने उसकी वाइफ को क्यों मारा था। तब वो कहने लगा कि ये सब उसकी मर्जी से नहीं हुआ, ये सब लेमी के ने उससे करवाया। इसी बीच वहाँ एम्बुश शुरू हो गया जो चार्ली के आदमियों ने किया था। जिसके बाद स्टैनली चार्ली को मारकर वहां से निकलने लगा। जबकि बीच में जितने भी शूटर आ रहे थे उन्हें डेनिस और स्टैनली ने मार दिया था। वो वहां से सुरक्षित भाग निकले और डेनिस की बार्बर शॉप आ गए जहां स्टैनली ने उसे लेमिके के बारे में पूछा। जिस पर उसने उसे बताया कि लेमिके कुछ साल पहले कोलंबस आया था और उसने यहाँ ड्रग ट्रेड शुरू किया और अभी यहाँ का ड्रग लॉर्ड वही था। जो सुनकर स्टैनली सोच में पड़ गया कि आखिर लेमिके ने विवियन को क्यों मरवाया जबकि उसका और विवियन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। दूसरी तरफ एबी, जिमी और उसकी ननद जेन पैकिंग कर रहे थे ताकि वो सेफ जगह जा सके। लेकिन तभी उनके घर में लेमिके और उसके साथ ही घुस आए और उन सबको गन दिखाकर शांत रहने को कहा। यहाँ जैना बीच में आई तब लेमिके ने उसे मार दिया। इसके बाद एबी ने चालाकी दिखाते हुए लेमिके पर चाकू से हमला कर दिया लेकिन वो लोग ज्यादा थे इसलिए उन्होंने एबी को कंट्रोल में कर लिया था। इसके बाद उसने उसके डैड को यहाँ बुलाने को कहा। दूसरी तरफ स्टैनली अपने घर पर था। तभी उसकी नजर उसकी वाइफ के प्रोजेक्ट पर पड़ी जिसमें से एक पेपर पर पाइपलाइन कंटेमिनेशन के बारे में लिखा था। मतलब वो पाइपलाइन में कंटेमिनेशन के चांसेस हाई थे और वो पब्लिक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। ये देखकर स्टैनली को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि उसकी वाइफ को क्यों मार दिया गया। जिसके बाद स्टैनली एक वॉइस मैसेज सुनता है जो विवियन के बॉस का था और विवियन का बॉस गवर्नर का साथी था। दरअसल विवियन ने पाइपलाइन पास करने से मना कर दिया था। तब उसके बॉस ने उससे कहा कि उसे ये करना ही होगा, अगर वो ये नहीं करेगी तो गवर्नर गुस्सा होगा। इसी बीच स्टैनली के पास एबी का मैसेज आया जिसमें उसने लिखा था जॉय की तबीयत खराब है, उसे उसकी हेल्प चाहिए। यहाँ उसने जिम्मी को जॉय कहा था और ये एक कोड वर्ड है कि वो लोग खतरे में हैं। इसलिए वो जल्दी वहां से निकल गया और रास्ते में उसने डेनिस को कॉल करके ये सब बताया। तब डेनिस भी अपने घर से निकल चुका था। कुछ ही देर में स्टैनली एबी के घर पहुंचकर चुपके से देखने लगा और उसे रियलाइज हो चुका था कि उसकी बेटी को होस्टेज बना लिया गया है। इसीलिए उसने अंदर आते ही लेमिके के साथियों को मार दिया। लेकिन लेमिके उसके सामने एबी को होस्टेज बनाकर लाता है और स्टैनली से गन फेंकने को कहता है। तब स्टैनली को भी ये करना पड़ता है लेकिन बाहर डेनिस ऑलरेडी स्नाइपर लेकर खड़ा हुआ था। वो लेमिके के शोल्डर पर शूट करता है जिससे वो एबी को छोड़ देता है और फिर स्टैनली उस पर टूट पड़ा जबकि बाहर डेनिस सारे आदमियों को मार रहा था। इधर स्टैनली ने एबी को अपस्टेयर्स भेज दिया था और लेमिके को पकड़ लिया। वो लेमिके से पूछने लगा कि उसने ये सब क्यों किया। उसकी वाइफ का उससे कोई लेना देना नहीं था, इसके पीछे कौन था। जिस पर लेमिके हंसने लगा। तब वो उसके घाव पर जोर देकर उससे पूछता है जिस पर लेमिके बताता है कि ये सब गवर्नर ने किया है। लेकिन वो और कुछ बता पाता उससे पहले डिटेक्टिव गिब्सन ने आकर उसे शूट कर दिया और गन को स्टैनली पर पॉइंट कर दिया। तब गिब्सन उससे कहने लगा कि वो लोग ये मिलकर शॉट कर सकते हैं, वो और स्टैनली साथ में काम भी कर सकते हैं। लेकिन स्टैनली ने उसके मुंह पर ही मना कर दिया। तभी पीछे से वोल्टर भी आ गया और उसने स्टैनली के ऊपर गन तान दी लेकिन डेनिस ने आकर उसे नॉक कर दिया और अब गिब्सन के पास घुटने टेकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो लोग गिब्सन को उसी की पुलिस कार में हैंडकफ कर देते हैं और वोल्टर को उन्होंने डिग्गी में डाल दिया था जिसके बाद वो उसे गवर्नर के पास ले जाने को कहते हैं और अब वो ऐसा ही करता है। वो गवर्नर के घर पर उसे लेकर आ गए थे जहां उन्हें अंदर एंट्री भी आसानी से मिल गई थी क्योंकि उनके साथ गिब्सन था।
गिब्सन गेट के अंदर तो आ गया था, लेकिन वहाँ कई सारे गार्ड्स थे। गिब्सन कह रहा था कि वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे, तब स्टैनली उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो सारे गार्ड्स को जमीन पर देखता है जिन्हें डेनिस और स्टैनली ने मारा था। लेकिन तभी डेनिस देखता है कि उसकी कार के पेट्रोल टैंक के पास आग लगी है। वो जल्दी से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच पीछे से वोल्टर कार से बाहर निकला और तभी एक धमाका हुआ जिससे वो मारा गया। इसके बाद स्टैनली जॉन के घर के अंदर पहुंच चुका था। वो एक एक करके सभी शूटर्स को मार देता है, लेकिन जॉन खुद उससे लड़ने आता है। तब वो स्टैनली से लड़ाई करते हुए उसे गिरा देता है, लेकिन सही समय पर स्टैनली ने उसे स्टैप कर दिया और मारने से पहले जॉन पूछता है कि वो कौन है। तब वो रिप्लाई करता है कि आई एम रेथ। और तब वो जॉन की गन उठाकर बाहर आ गया। जहाँ पुलिस ने उसे घेर लिया था वो लोग उसे गन ड्रॉप करने को कहने लगे थे, लेकिन उल्टा स्टैनली उनके सामने गन कर देता है, जिसमें बाद में पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं। इसके बाद वो लोग स्टैनली को चेक करते हैं जो जिंदा था, क्योंकि उसने आर्मर पहना था। जिसके बाद स्टैनली को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब वो ठीक था, लेकिन उसकी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी। उसकी बेटी एबी को साफ कह दिया गया था कि वो कोई भी लॉयर हायर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैनली ने गवर्नर को मारकर बहुत बड़ा क्राइम किया था। और तो और एबी को स्टैनली से मिलने भी नहीं दिया जाता। तब वो जबरदस्ती अपने डैड से मिलती है, लेकिन पुलिस उसे बाहर ले जाती है। जिसके बाद वो अपने पति और बच्चे के साथ वहां से चली गई। इधर हम वोल्टर को देखते हैं जो जिंदा था। वो सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर स्टैनली के पास आया। वो उससे बदला लेना चाहता था और उसके पास गन भी थी। वोल्टर उससे कहता है कि अब सब कुछ सेटल होगा, वो इन चीजों का बदला लेगा जो उसने उसके साथ की हैं, और जब वो उसे मार देगा और लोगों को बताएगा कि उसने ये अटेम्प्ट तब किया जब स्टैनली भागने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसे हीरो बना दिया जाएगा। ये सुनकर स्टैनली कहता है कि पता नहीं वोल्टर के मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिलहाल उसके मन में ये चल रहा है कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। और तभी वहाँ पीछे से डेनिस ने आकर वोल्टर को शूट कर दिया, जो डॉक्टर की ड्रेस में था। इसके बाद डेनिस स्टैनली को हुडी पहनाकर एक व्हीलचेयर से लेकर वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद एबी को एक चिट्ठी मिली जो कि स्टैनली की थी। उसमें उसने लिखा था कि उसकी प्यारी बेटी एबी वो जिंदा है और ठीक है। जब तक वो दोबारा नहीं मिलते उसका दिल एबी, जिमी और माइक के साथ रहेगा। जो देखकर एबी काफी खुश हुई। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।